Ala, hey, hey, hey. ठीक है, शुरू करें। तो जियोग्राफी स्टार्ट किया था हमने, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो अभी तक कोई डाउट है इसमें? नहीं है? मुश्किल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे हमारे, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो लैटिट्यूड पढ़ लिया है, लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया है और रिवॉल्यूशन चल रहा है। रिवॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? सीजन कैसे चेंज होती है, चेंज इन सीजन कैसे आता है बताओ? एक्सिस और रिवॉल्यूशन, दो फैक्टर है, एक्सिस और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना। कि अगर बीच में सन है और हमारी अर्थ है जो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो मैंने 4 पोजीशन बताई थी, है ना। तो पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पे क्या आता है हमारे यहाँ पे? समर सॉलिस्टिस आएगा। क्यों? वो कैंसर पे टॉपिक ऑफ कैंसर सारी रेस आएगी। सारी रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा रेस आएगी, है ना। ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे जाएगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए क्या होगा, जो एवरेज टेम्परेचर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो इंक्रीज होगा, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे समर आएगा, है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आएगा? विंटर आएगा। और जब पोजीशन 3 आएगी तब सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ झुका हुआ है? टिल्ट कहाँ झुका हुआ है? सन की तरफ। इसलिए क्या होगा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर आएगा। और विंटर हेमिस्फीयर में क्या आएगा? विंटर आएगा। क्योंकि सारी कंट्रीज हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, मोस्ट ऑफ द कंट्री। इसलिए हमने क्या रखा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से हम सीजन रखते हैं। इसलिए पोजीशन 1 में हम क्या बोलते हैं, इसको समर बोलते हैं। और पोजीशन 3 पे क्या होता है? विंटर आता है। इसलिए आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जब भी क्रिसमस मनाया जाता है तो वहाँ पे गर्मियाँ होती है ना। ऑस्ट्रेलिया में जब भी क्रिसमस मनाया जाएगा तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती, वहाँ क्या होती है? गर्मी का माहौल होता है, ठीक है। तो ये रहता है। तो इसमें कोई डाउट था क्या पोजीशन 1 और पोजीशन 3 में, है ना। तो पोजीशन 4 मतलब 2nd और 4 को देख लेते हैं। तो पोजीशन 2 और 4 में क्या होगा कि यहाँ पे तो क्या था, टिल्ट किस तरफ झुका होता है? अगर यहाँ पे सन है तो टिल्ट किस तरफ है? सन की तरफ। अगर यहाँ पे टिल्ट किस तरफ है? 90, है ना। ऑर्बिटल प्लेन की तरफ है, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है ना, ऑर्बिटल लाइन या फिर ऑर्बिटल प्लेन जो मैंने बताया था। तो अगर यहाँ पे तो ये तो टिल्ट किस तरफ है? सन की तरफ है। लेकिन अगर पोजीशन 2 आएगा तो यहाँ पे टिल्ट किस तरफ? ऑर्बिटल प्लेन की तरफ है। यहाँ पे किस तरफ है टिल्ट? सन की तरफ। और यहाँ पे होगा तो प्लेन की तरफ है। तो जब यहाँ पे होगा ना, जब सन अगर टिल्ट यहाँ पे तो किसी तरह अर्थ झुकी नहीं है ना। तो अगर किसी तरफ अर्थ झुकी ही नहीं है ना, तो अगर सन यहाँ पे है तो यहाँ से अगर है तो ये पूरा इल्यूमिनेटेड होगा, है ना। तो ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ना ही सदर्न हेमिस्फीयर किसी में ज़्यादा होगा जो एनर्जी होगी। तो इंसुलेशन किसी में भी ज़्यादा नहीं होगा, दोनों में सेम ही होगा। इसलिए यहाँ पे जो डायरेक्ट सनरेज गिरेगी वो कहाँ गिरेगी? इक्वेटर पे गिरेगी, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गिर रही थी? मोस्ट ऑफ द सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिर रही थी। यहाँ पे इक्वल गिरेगी, है ना। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल गिरेगी। इसलिए यहाँ पे इक्विनॉक्स आएगा। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गिर रही है, इसलिए यहाँ पे विंटर आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस सेम पोजीशन आएगी जहाँ पे इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों पोजीशन पे ना ही समर होता है ना ही विंटर होता है। यहाँ पे एक ट्रांजिशनल सीजन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटम और स्प्रिंग बोलते हैं, है ना। तो ऑटम कब आता है? समर के बाद आता है या फिर विंटर के बाद आता है? विंटर के बाद ऑटम आता है। समर के बाद ऑटम। समर विंटर के बीच में ऑटम आता है, स्प्रिंग आता है और विंटर समर के बाद ऑटम आता है, ठीक है। तो समर के बाद क्या आएगा? ऑटम आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? स्प्रिंग आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो आ रही थी पोजीशन बनता है, इसको हम क्या बोलते थे? समर सॉलिस्टिस बोलते थे। और यहाँ पे क्या बोल रहे थे इसको? विंटर सॉलिस्टिस,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन 2 है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलिए, ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है। और ये जो है इसको हम स्प्रिंग नहीं बोलते, लेकिन वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है। तो समर सोलिस्टिस, ऑटमनल इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिस और वर्नल इक्विनॉक्स। ये समझ में आ रहा है पोजीशन 2 और पोजीशन 4 में क्या हो रहा है। एक बार मैं बढ़ा दूं। तो पोजीशन 4 को देख या फिर 2 को देख लेते पहले हम। कि पोजीशन 2 में क्या होगा कि अर्थ इस तरफ झुकी हुई है और सन किधर है, इसके पीछे है ना। तो पीछे होगा तो ये पूरा हिस्सा क्या होगा, डार्क होगा, है ना। उस तरफ उजाला होगा। तो ये पूरा हिस्सा अगर डार्क है तो यहाँ पे ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो हुआ है, ना ही सदर्न हेमिस्फीयर किसी तरफ झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे ना ही विंटर आएगा ना ही समर आएगा। सेम यहाँ पे होगा, इसका पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, डार्क होगा, सामने वाला क्या होगा, लाइट होगा। तो यहाँ पे ना ही विंटर आएगा ना ही समर आएगा। यहाँ पे ऑटम आता है। ऑटम में क्या होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है वो होता है ना, जब पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग में नए उगते हैं ना, फूल उगते हैं। जो अभी आएगा सबको एलर्जी शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी मक्खियाँ आएंगी, फिर वो वाला अपना स्प्रिंग होता है। यहाँ तो कोई डाउट था? बना दिया। बता दूं? वर्टिकल रेस ऑफ सन। ठीक है। तो वर्टिकल रेस ऑफ सन में क्या होता है कि हमारी जो सन की रेस है वो 90 डिग्री पे जब गिरते, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है ना। इक्वेटर से पोल्स तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर पे गिरेगी सनरेज वो 90 डिग्री पे गिरेगी, है ना। इनका रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, 90 पे होगा। लेकिन जैसे हम 90 से धीरे धीरे पोल्स की तरफ जाते तो एट एंगल गिरता है ना। अगर एंगल पे गिरेगा तो रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, एंगल पे होगा। अगर ये फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन सीधा होगा। लेकिन अगर सरफेस हमारा ऐसा है थोड़ा सा तो कैसा रिफ्लेक्शन ऐसा होगा ना। तो सेम ही यहाँ पे अगर इक्वेटर पे सीधी रेस गिर रही है ना तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया और 90 डिग्री पे हो रहा है। लेकिन कहीं इसके ऊपर जो भी सारी डिग्रीज आएंगी है ना, 90 से 0 से लेकर 10, 20, 20 और सीधे पोल तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट होता जाएगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो, ये मैंने बताया था, है ना। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी इक्वेटर पे। क्यों? हाँ। तो ये सेम ही एरिया को सेम एनर्जी में छोटे एरिया को गर्म कर रहा है और ये सेम एनर्जी पे एक लार्जर एरिया को वार्म कर रहा है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो वर्टिकल रेस ऑफ सन है, मतलब जो 90 डिग्री पे गिर रही है इससे सनरेज,
वो वेरी करती है टाइम के हिसाब से, है ना। जैसे अगर पोजीशन 1 की बात करें तो पोजीशन 1 में क्या होता है कि हमारी अर्थ इस पोजीशन में टिल्टेड होती है ना। तो क्या होता है कि अगर हमने इक्वेटर यहाँ पे बनाओ और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो अभी वर्टिकल रेस ऑफ सन कहाँ गिर रही है? कैंसर पे गिरेगी, 90 डिग्री पे जो गिरेगी वो यहाँ पे गिरेगी। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? दोनों साइड, कि हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ बनेगा? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है कि कभी भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जहाँ से दिन और रात का जो लाइन बनती है ना, जैसे डे और नाइट का फर्क पड़ता है। तो अगर सूरज इस तरफ है तो ये लीट होगा, है ना, यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे क्या होगी? रात होगी। तो एक लाइन बनेगी बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो लिख लेना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, कि जहाँ से डे और नाइट चेंज होता है। ठीक है। तो पोजीशन 1 में इल्यूमिनेशन की लाइन कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी, है ना। अभी डायरेक्ट वर्टिकल रेस ऑफ सन कहाँ गिर रही है? टॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना। और ये जो अपना 66.5 डिग्री है, तो ये पूरा अभी यहाँ पे दिन होगा, है ना, इस हिस्से में पूरे दिन होगा और ये पूरा रात होगी इस साइड, समझ गए। तो ये हमारा वर्टिकल रेस ऑफ सन। वैसे ही पोजीशन 2 में क्या होगा और पोजीशन 3 में उल्टा होगा, है ना। अभी सन इधर है, अभी डायरेक्ट सन रेस कहाँ गिर रही है? वर्टिकल, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ बनेगा? ऐसे कहीं पे बनेगा, है ना। तो हमारा ये वाला पूरा नाइट में आएगा और ये पूरा डे में होगा। ठीक है, ये बना लिया। तो इसके ऊपर से एक डायग्राम आता है जो आपको याद रखना है, जो डायग्राम मैं बार बार यूज करूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन का मामला है। मैं फोटो दिखा सकता हूँ लेकिन खुद से ड्रॉ करोगे तो अच्छा है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि वर्टिकल रेस ऑफ सन क्या होती है? वेरी करती रहती है पूरे साल में। तो मान लो ये इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम इक्वेटर मानते हैं, ठीक। और ये हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मान लो ये हमारा इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पोजीशन 1 पे, पोजीशन 1 की बात करें तो अभी वर्टिकल रेस ऑफ सन कहाँ गिर रही है? कैंसर पे गिर रही है ना। और तारीख कौन सी होगी? 21 जून, है ना। 21 जून को डायरेक्ट सनरेज कहाँ गिरेगी? टॉपिक ऑफ कैंसर। डायरेक्ट मतलब वर्टिकल रेस, है ना। 90 डिग्री पे जो रेस गिरेगी वो कहाँ गिरेगी? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 21 जून से 22 जून आएगा, है ना। फिर जून के बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा। तो वर्टिकल रेस ऑप्शन कहाँ जाएगी? अभी इसके ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी? नीचे आएगी ना। इसलिए तो मैंने पूछा समझ में आया कि नहीं आया? तुमको नहीं आया समझ? देखो अभी यहाँ पे ऐसे सन इधर है ना, ये हमारा पोजीशन 1 है जिसमें सन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका कहाँ हुआ है? सन की तरफ। तो वर्टिकल रेस कहाँ गिर रही है? कहाँ गिर रही है? तो कैंसर पे। धीरे धीरे अर्थ ऐसे आएगी, है ना। तो धीरे धीरे जो वर्टिकल रेस ऑफ सन है वो कहाँ पे गिरती चलेगी? इक्वेटर की तरफ जाएगी, है ना। पोजीशन 3 में मैंने बताया था वर्टिकल रेस कहाँ गिर रही है? इक्वेटर पे। यहाँ पे कहाँ गिरेगी? कैप्रिकॉर्न पे। वापिस से इक्वेटर, वापिस से कैंसर। ठीक है, हाँ क्या? हाँ, सेकंड और फोर्थ पे इक्वेटर पे गिरेगी और
फर्स्ट पे अपनी टॉपिक ऑफ कैंसर और थर्ड पे अपनी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जैसे ही जून के बाद जुलाई आएगा तो अभी कहाँ गिर रही होगी, यहाँ गिर रही होगी कहीं ना कहीं। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आएगा, है ना, ऐसे वैसे आगे जाएगा, फिर इक्वेटर पे आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स कुछ बोलते हैं। कौन सा वाला? ऑटमनल इक्विनॉक्स, है ना। तो जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, कौन सी डेट? जून, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर। ठीक है, तो 23 सितंबर को डायरेक्ट वर्टिकल रेस कहाँ की रहेगी? इक्वेटर। फिर वापस से आगे जाएगी, फिर दिसंबर आ जाएगा, 22 दिसंबर। हाँ, नहीं, क्या 22 वो एक दिन ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, 22 के बाद अभी डायरेक्ट सनराइज कहाँ? ये हमारी पोजीशन कौन सी आ गई? ये हमारी पोजीशन 2 है। पोजीशन कौन सी आ गई? थर्ड आएगी। वापिस से अभी सनराइज कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, वापिस से ऊपर आएगी, फिर आएगी वापिस से 21 मार्च, और वापिस से पूरा एक साल खत्म हो जाएगा, और वापिस से 21 जून। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, घूम के वापस कहाँ आ गई? 21 जून पे आ गए वापस। तो आपको ये वाला डायग्राम पता होना है, तो ये वाला डायग्राम बना लेना। आ रहा है समझ में कि वर्टिकल रेस ऑप्शन कहाँ गिर रही है, कौन से टाइम पे। तो जैसे जैसे रिवोल्यूशन होता है तो वेरी करता रहता है हमारा जो डायरेक्ट सन रेस है, जिसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे यहाँ मानसून आता है, तो बारिश आती है, इसकी वजह से आती है। और ये नहीं आता तो बारिश नहीं आती ना। काफ़ी कुछ ये डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आगे पूरे जियोग्राफी में काम आएगा हमारे। तो ये समझ में आया? ये समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ वर्टिकल रेस ऑफ सन की बात कर रहा हूँ, मतलब कि 90 डिग्री पे जो एंगल पे सन की रेस गिरेगी उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि 21 जून को क्या होगा कि इसके ऊपर वर्टिकल रेस नहीं गिरेगी, इसके ऊपर क्या गिरेगा? सन की रेस कैसे गिरेगी? एट एन एंगल गिरेगी। ठीक है, बना लिया कि साल में है ना, पूरे साल में जो वर्टिकल रेस ऑफ सन है वो सारी लैटिट्यूड कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की सारी जो लैटिट्यूड है उन पे 2 बार गिरी है ना वर्टिकल रेस ऑफ सन। एक तो यहाँ गिर रही है और एक यहाँ पे भी गिर रही है, यहाँ है ना, इक्वेटर पे भी 2 बार गिर रही है। हर जगह क्या 2 बार वर्टिकल रेस ऑफ सन आएगी, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक ही बार आएगी। तो ये बात लिख लेना कि वर्टिकल रेस ऑफ सन सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एक बार आती है, और बाकी सारी जो लैटिट्यूड है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार गिरी। एक साल ठीक है, ये लिख लिया। मिटा दूँ? ये समझ में आ गया ना कि वर्टिकल रेस ऑफ सन कैसे वेरी करती है पूरे साल के अंदर। अब आते हैं डे एंड नाइट।
डे एंड नाइट कैसे होता है, किसकी वजह से होगा? रोटेशन रोटेशन की वजह से होगा। ये तो आसान है। हाँ रिवॉल्यूशन ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन रोटेशन की वजह से होगा डे एंड नाइट, ठीक है। लेकिन आपको डे एंड नाइट का उतना कुछ है नहीं, वो तो रात और दिन तो होने ही वाला है ना। रिवॉल्यूशन होगा तो हो जाएगा। हमको क्या पढ़ना है? चेंजेस इन डे एंड नाइट, चेंजेस इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। कि रात और दिन तो हो ही रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ साल में एक बार रातें लंबी हो जाती है और फिर छोटी हो जाती है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है ना। जैसे अभी क्या है, रात लंबी है, दिन छोटे है। समर आएगा तो क्या होगा, दिन लंबी में रातें छोटी। तो वो किस वजह से होता है? तो उसके लिए दो फैक्टर है, जो हमारा एक्सियल टिल्ट है और रिवॉल्यूशन। एक्सियल टिल्ट है और रिवॉल्यूशन। रोटेशन के लिए तो क्या है, मतलब डे एंड नाइट के लिए रोटेशन है, लेकिन चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट उसके लिए दो फैक्टर काम करता है, हमारा एक्सियल टिल्ट और रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अब समझते कि दिन कैसे बड़े होता है, रातें कैसे छोटी या फिर वाइस वर्सा। देखिए अब हम एक क्वेश्चन, हमारी क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, टिल्टेड है। उसकी एक्सिस है वो क्या है, टिल्टेड है। कितने डिग्री टिल्टेड है? 23 हाफ डिग्री है ना। और वो वेरी करती रहती है, मैंने बताया था 22.1 से 24.5। इसको साइकिल को क्या बोलते हैं आप? मैंडी मिलांकोविक साइकिल है ना, तो याद रख, मिलांकोविक साइकिल है। तो मान लेते हैं कि अभी एक्सिल जो हमारा टिल्ट है वो टिल्ट नहीं है। एक्सिस कैसी है हमारी? सीधी है ना। अगर एक्सिस सीधी है उसको टिल्ट नहीं मानते, तो हमारा इक्वेटर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल है ना। ये क्या हमारी टिल्ट है। बस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ बनेगा, अगर सन इधर है ये जो है वही बनेगा है ना। तो ये पूरा क्या होगा, डार्क होगा है ना। तो जब ये पोजीशन आएगी, जब टिल्ट नहीं, तो क्या होगा कि डे एंड नाइट की, अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इसके यहाँ पे सुबह के 7 बजे, तो अभी अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो इधर 7 बजेगा, फिर इधर 7 बजेगा, फिर ऐसे ऐसे घूम के वापस से इधर ही 7 बजे आएगा। पूरी रिवॉल्यूशन हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगा। 24 घंटे के बाद इधर क्या बज रहे होंगे, इधर क्या बज रहे होंगे, 7 से 7 ही आएगा 24 घंटे। यहाँ पे कितने बजे होंगे, 7 से 7। तो यहाँ पे खड़ा हो, उसका भी क्या है, 7 से 7 ही आएगा। तो जब टिल्ट नहीं होगा तो सारी जो पोजीशन है अर्थ की, सारी लैटिट्यूड पे क्या होगा, टाइम सेम हो रहेगा। मतलब 24 आवर्स का हमारा पूरा वो रहता है टाइम पीरियड, 24 आवर्स है हमारे पास। तो उसमें से 12 घंटे दिन होगा और 12 घंटे रात होगी। कब, जब टिल्ट नहीं होगा। 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट रहेगा, ठीक। कब, जब नो टिल्ट, नो एक्सियल टिल्ट। तो लिख ले कि जब टिल्ट नहीं होगा तो सारी लैटिट्यूड है ना, इक्वेटर से लेके पोल्स तक सारी लैटिट्यूड पे क्या होगा, 12 घंटे दिन होगा और 12 घंटे रात होगा। ये समझ गए, हमारे पास 24 घंटे ही। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, हमारे पास एक्सियल टिल्ट तो है, तो इसलिए क्या होता है कि वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। तो ये हमने तो सिर्फ माना था कि एक्सियल टिल्ट नहीं, तो क्या हो। अब ले देखिए हमारे पास जो जितनी भी एक्सियल टिल्ट है उसकी हिसाब से हमारा डे नाइट कैसे चेंज हो रहा है, ये बना लिया। क्योंकि एक्सियल टिल्ट है तो वो पोजीशन वेरी करती रहती है ना। पोजीशन 1 2 3 4 मैंने जैसे बताया था रिवॉल्यूशन, तो पोजीशन 1 पहले देख लेते हैं। पोजीशन 1 पे क्या हो रहा है, ये अर्थ है, टिल्ट हमारी कैसी है, इस तरह से।
हमारा इक्वेटर कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ बनेगा, और हमारा जो आर्टिक सर्कल या फिर कौन और एंटार्क्टिक सर्कल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ पे आएगा, इधर कहीं आएगा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या होगा, डार्क होगा, यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे रात होगी। गलत ना, थोड़ा सा गलत। ठीक है, तो इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे क्या है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो घूम की अर्थ कहाँ पे आएगी, 24 घंटे बाद यहीं पे आएगी। 12 घंटे इसके दिन होंगे और 12 घंटे रात होगी। कहाँ पे, इक्वेटर। तो इक्वेटर पे क्या है, 12 आवर डे और 12 आवर नाइट। कब, पोजीशन 1 पे। अगर ये पोजीशन देखें टॉपिक ऑफ कैंसर पे देखें तो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा कितना दिन बड़ा है। तो यहाँ से दिन शुरू हुआ है, इसके पीछे भी इतना ही होगा। तो यहाँ पे दिन क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे रात कैसी है, छोटी है। तो मान लेते हैं कि 23.5 डिग्री पे क्या हो रहा होगा कि अगर 24 घंटे का दिन है तो यहाँ पे 14 घंटे दिन होगा, है ना, 10 घंटे रात होगी, है ना। इसके ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे 40 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पे क्या है, इसका तो और ज़्यादा लंबा दिन है ना। तो मान लो यहाँ पे सिर्फ 4 ही घंटे दिन होता है, मतलब 4 घंटे रात होती है, बाकी 20 घंटे क्या होता है, दिन हो रहा है। फिर ये वाली क्वेश्चन पे आते हैं 66.5 डिग्री पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 आवर डे है। क्या है, 24 आवर डे। इसके ऊपर क्या होगा, 24 आवर्स से ज्यादा का दिन होगा, 48 आवर्स का दिन होगा। 2 दिन सुबह, 2 दिन सुबह होगी, 6 महीने सुबह, मतलब 2 दिन तक सुबह ही रहेगी, उसके बाद रात आएगी ऐसे। फिर जैसे जैसे हम साउथ पोल, नॉर्थ पोल पर चले जाएंगे तो यहाँ पे 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि ये पोजीशन आएगी तो अब यहाँ पे 66.5 डिग्री पे क्या हो रहा है, दिन शुरू हो जाता है ना। जैसे जैसे इधर आएंगे तो अभी इक्वेटर पे आएंगे तब 12 घंटे की रात और दिन होंगे। तब तक तो क्या है, यहाँ पे तो दिन ही रहेगा। तो 6 महीने तो ऐसे गुजर गए, फिर 6 महीने इधर, 6 महीने 3 महीने और 3 महीने इधर, तब यहाँ पे रात आएगी, है ना, क्योंकि ये वाला हिस्सा पूरा डार्क में जाएगा तब, है ना। तो 6 महीने तक तो क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, दिन ही है। फिर यहाँ से फिर रात शुरू होगी तो 6 महीने की रात आएगी, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। ये समझ में आया कि यहाँ पे 24 घंटे से बड़ा दिन होता है, मतलब कैसे बड़ा दिन। तो 66.5 डिग्री पे तो क्या है, 24 आवर्स का डे है। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन 1 के लिए देखना है कि जैसे सर ये इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, दिन बड़े होंगे और रातें कैसे होंगी, छोटी होगी। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जाए तो यहाँ पे क्या है, रात बड़ी है ना, और दिन छोटा है। तो सेम ही है कि यहाँ पे 24 घंटे की रात होगी और साउथ पोल पे क्या होगा, 6 मंथ की नाइट होगी। समझ में आया कि सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा चलेगा, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 21 जून को क्या होता है, ये पोजीशन 1 है, और यहाँ पे क्या होगा तारीख 21 जून सबसे लंबा दिन रहता है ना, हम मानते हैं। तो लंबा दिन क्या है, किसका लंबा दिन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी लैटिट्यूड का लंबा दिन, लंबे दिन तो सबकी ही है, इसका तो 6 महीने लंबा है, इसका तो लंबा ही है। इक्वेटर का, इक्वेटर तो 12 घंटे ही है। तो ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि 21 जून सबसे लंबा दिन है, इंडिया की टाइम है, वर्ल्ड के लिए ना, लेकिन तो हम किस लिए कहते हैं कि 21 जून को सारी लैटिट्यूड, जितनी भी लैटिट्यूड है ना, वहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। समझे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से लेके पोल्स तक सबके यहाँ क्या होगा, सबसे लंबा जो दिन होगा वो 21 जून को होगा। सबके वहाँ सबसे लंबा दिन होगा उस टाइम पीरियड के हिसाब से, उधर का जितना भी टाइम पीरियड होगा वो सबसे लंबा होगा।
है ना। जैसे इंडिया में तो क्या होगा 21 के आसपास आता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 14 घंटे का दिन होगा या 10 घंटे की रात होगी। वैसे अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में और ज़्यादा लंबा दिन होगा, लेकिन 21 तारीख को सबसे लंबा दिन वहीं पे होगा, मतलब ऐसे, ठीक है, समझ गए। क्योंकि 21 जून से फिर यहाँ ऊपर तो ज़्यादा रेस जाएगी नहीं, वर्टिकल रेस, है ना, वो फिर वापस 21 जून से फिर नीचे शुरू हो जाएगी जाना, फिर कैप्रिकॉर्न तक जाएगी। तो 21 जून वो लास्ट डेट है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबका सबसे लंबा दिन होगा, समझे। तो ये रहता है। तो ये लिख लो कि 21 जून को क्या क्या पोजीशन पे क्या क्या टाइम रहेगा, कि इक्वेटर पे क्या है 12 आवर डेज और 12 आवर नाइट्स। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ट्रॉपिक, उसके ऊपर सारी भी जो लैटिट्यूड है वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे रहेगा, और यहाँ पे 66.5 डिग्री पे क्या होगा 24 आवर्स का डे, और नॉर्थ पोल पे 6 मंथ डे। ये समझ में आ रहा है कि एक दिन से कैसे लंबा दिन हो रहा है कि नहीं। ऊपर से क्या आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा कि अर्थ इधर है ऐसे झुकी हुई है, कि धीरे धीरे जब ऐसे आएगी तो उसकी जो सन रेस है वो नीचे नीचे जाना शुरू करेगी, है ना। तो धीरे धीरे ये है ना, तो इधर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर अर्थ ऐसे सीधी, मतलब सीधी तो नहीं होगी लेकिन क्या होगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इधर तक आ जाएगा, समझ रहे हो। अभी इधर है, ये थोड़े कुछ महीने बाद इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होके फिर सीधा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि साउथ पोल है, साउथ पोल में तो क्या होगा अंधेरा ही रहेगा या फिर उजाला रहेगा, जैसे जैसे है, ठीक। दो दिन में सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज होगा ना, दो दिन में वो सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज होगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन चेंज होगा। जैसे 21 जून को यहाँ पे 66.5 पे गिरेगी, फिर 21-22 आएगा तो थोड़ा सा इधर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे रात आना शुरू हो जाएगी, फिर 2 दिन 3 मंथ इधर रात आना शुरू हो जाएगी, फिर इधर रात आना शुरू हो जाएगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, है ना। फिर इधर फिर ये पूरा डार्क में चला जाएगा यहाँ तक, और ये पूरा ऐसे बनेगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ये पूरा उजाले में होगा और ये पूरा डार्क में होगा। फिर आ रहा है सब कैसे कैसे जा रहा है, वो रिवॉल्यूशन के हिसाब से हो। तो पोजीशन 1 के लिए लॉन्गेस्ट डे रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड के लिए मानते हैं। और जैसे जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो 21 जून को क्या होगा, यहाँ पे रातें लंबी होगी और दिन छोटे होंगे, ठीक। तो ये सारी बातें लिख लेना कि longer night on and shorter day on the southern hemisphere and longer day and shorter night on the northern hemisphere। हो गया, मिटा दो। अब पोजीशन 2 के लिए देख लेते हैं। सेकंड पोजीशन यहाँ, तो हमारी कौन सी डेट है 23 सितंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो नो टिल्ट वाला आ जाएगा, है ना। यहाँ पे टिल्ट नहीं होगा, टिल्ट बिना टिल्ट की पोजीशन आ जाएगी, ये डायरेक्ट सनराइज कहाँ गिरेगी इक्वेटर पे गिरेगी, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ बनेगा बीचों बीच बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी जगह क्या होगा 12 आवर डे और 12 आवर नाइट। ये पोजीशन 2 और पोजीशन 4 के लिए दोनों के लिए सेम हो, है ना। तो अपना 21 मार्च दोनों जगह क्या होगा इक्वल डे और इक्वल नाइट हो, 12 आवर डेज और 12 आवर नाइट हो। ये लिख लें पोजीशन 2 और पोजीशन 4 के लिए। क्या इसमें टिल्ट तो रहता है, पर टिल्ट रहता है, लेकिन inclination सर्कल change ऑफ होता रहता है ना। डायरेक्ट हमारी रेस कहाँ गिरेगी
देख अगर ये इस तरफ था, टिल्ट इस तरफ था, है ना, अभी टिल्ट इधर आ गया, टिल्ट किस तरफ, सन की तरफ है, नहीं है ना, ऑर्बिटल की तरफ है, तो अभी डायरेक्ट रेस कहाँ गिर रही होगी, इक्वेटर पे, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ये पूरा डार्क में होगा, समझा। तो अगर तू यहाँ पे भी है तो अर्थ तो ऐसे ही घूम रही है ना, तो 24 घंटे बाद घूम के तो यहीं आएगा, तो तेरे पास इतना ही रात हुई और इतनी दिन हो, 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन था तेरे पास, ठीक है। समझा। इधर टिल्ट ऐसा नहीं कि टिल्ट नहीं मान रहे, लेकिन टिल्ट का कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि टिल्ट किस तरफ है, ऑर्बिटल प्लेन की तरफ, अगर सन की तरफ होता तो शायद से वह दिन लंबा दिन रात हो, टिल्ट तो है यहाँ पे, हाँ सीधा होता तो ऐसा, सीधा होता वही उसके हाँ कि उस तरफ फिर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर नहीं रहता ना वहाँ पे, फिर वो ठीक है, दोनों में सेम हो जाता है, इसलिए समझने के लिए, आसान करने के लिए। और पोजीशन 3 में क्या होगा, फर्स्ट वाले का वैसा वैसा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ से बनेगा, इधर से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हमारे ये जो पूरा पोर्शन है वो डार्क में बनेगा ना, हाँ सन इस तरफ आ गया ना, हाँ तो इंक्लिनेशन उल्टा बनेगा सर, हाँ तो वही तो है, ऐसा नहीं बनेगा, यही तो है, ऐसे बनता है। हमारा सदर्न हेमिस्फीयर का झुका हुआ है ना इधर, दिन छोटे हो जाएंगे। हाँ तो अगर ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमारा कैंसर है और ये हमारा आर्टिक हाँ, तो वही सर्कल, बोलेंगे, वो पीछे वाला काला होगा। ये पूरा डार्क होगा ना यहाँ नॉर्थर्न पूरा डार्क, है ना। ये पोजीशन 3 यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, 22 दिसंबर, क्या हुआ, कोई डाउट है, नहीं वो जो इंक्लिनेशन आपने लाइन बनाई है, उल्टी नहीं होगी लाइन, किधर होगी, इधर आई ऐसे, ऐसे कवर करा है ना लीव को, ये कर्व देके उल्टा कर्व दे मैंने नहीं, वो इक्वेटर पे लाइन हाँ, आया ना, इसीलिए वो थोड़ा वो मेरे हिसाब से मैंने बनाई ड्राइंग मेरा सर्कल सही नहीं है ना, मेरा सर्कल नहीं है, इसलिए ये तो वहाँ पूरा डार्क होगा, क्योंकि मैं इक्वेटर पे लाना चाहता हूँ सेंटर, अच्छा और यहाँ पे इन दोनों को मैच कर रहा हूँ मैं, इधर से इधर और ये, ठीक है। अब क्या होगा कि इक्वेटर पे क्या होगा, वापिस से आपकी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात है, यहाँ पे गए 12 आवर और यहाँ पे भी 12 आवर, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो क्या है, ये पूरा डार्क है, ये पूरा हिस्सा डार्क है, तो यहाँ पे क्या है, रात है क्या ऐसी लॉन्ग नाइट है, और यहाँ पे क्या है, दिन कैसे छोटे हैं, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है, लेकिन कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। अभी सबसे लंबे दिन कहाँ पे होंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको ये वाला टेक्निकल याद रखना है कि एग्जाम में उल्टा पुल्टा पूछ लेंगे नॉर्दर्न सदर्न करके कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। तो जिस तरफ टिल्ट होगा उस तरफ क्या होगा, दिन लंबे होंगे, और जिस तरफ टिल्ट नहीं है वहाँ पे रातें लंबी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वापस जो 66.5 डिग्री है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24 आवर्स की नाइट होगी, है ना, 66.5 डिग्री पे होगा, 24 आवर्स की नाइट होगी, और इसके ऊपर जो 70, 80, 90 है, यहाँ पे क्या होगा, 24 आवर्स से बड़ी नाइट होगी, है ना, 48 आवर्स की नाइट होगी, या फिर 64 आवर्स की नाइट होगी, वैसे आवर्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। और नॉर्थ पोल पे क्या होगा, 6 मंथ की नाइट होगी, मतलब 6 महीने तक वहाँ रात ही रहेगी, दिन होगा ही नहीं, 6 महीने के बाद उजाला उसको देखने को मिलेगा, ठीक। तो आपने शायद से वीडियो देखे होंगे, है ना, जैसे सन ऐसे ऐसे घूमता रहता है, इधर से शुरू होता है, ऐसे घूम के फिर इधर ही, वहाँ पे रात होती ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एंगल पे इसलिए, है ना, तो इतनी एनर्जी पहुँचती नहीं, मतलब पहुँचती, लेकिन वो डिस्पर्स हो जाती है बड़े एरिया में, तो ये रहता है। तो 66.5 डिग्री वो है क्या
66 है ये हाँ, जो ये लाइन बनाई है ना, ये और ये वाली, तो ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा है वो पूरा डार्क में रहेगा। और जैसे जैसे हम सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, डेज लंबे हैं, तो यहाँ पे नाइट्स छोटी, और 66.5 डिग्री साउथ पे क्या होगा, पूरा 24 आवर्स का डे रहेगा। और उसके आगे जैसे जैसे आगे जाओगे तो 24 आवर्स से बड़े दिन होंगे। और साउथ पोल पे क्या होगा, 6 महीने डे रहेगा, 3 ही दिन रहेगा, वहाँ पे कभी भी रात नहीं होगी। इसमें कोई डाउट तो बना ले एक बार वीडियो। बना लिया? नहीं सब कल ट्राई करेंगे। कल तो हमने अरे ये पीडीएफ नीचे अपलोड कर दूंगा। मतलब फिर एडिट कर देना, पीडीएफ कर देना। हाँ वही करना पड़ेगा। क्या हुआ? रिवॉल्यूशन, रोटेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम और टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसमें कोई डाउट अभी तक जो पढ़ा, हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे खत्म हो गए। अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, क्लाइमेटोलॉजी। आज तो पेन का मन भी नहीं है। हाँ क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने से पहले मैं उसका एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, कि काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, बेसिक अपने एटमॉस्फेयर, है ना, ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अरे इसमें आनंद है क्या? सही लेते आ हैं। रहा क्या जल्दी जा तब तक पॉज कर दो सर, दिख नहीं रहा कुछ लिखा है आपने। ध्यान दे। तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर में क्या पढ़ेंगे, तो ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर हमारा बना कैसे। सेकंड आएगा हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। फिर आएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि अगर ये कंपोजिशन है तो हमने एटमॉस्फेयर को कुछ स्ट्रक्चर में बांटा हुआ है ना, कुछ लेयर्स में बांटा हुआ है, तो वो पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर के अंदर। जब हमको पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेयर में ये सारी लेयर्स है, चलेगा सर पढ़ा। उर्दू भाषा ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब अगर हमारी अर्थ है ना, तो अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है। ब्लैंकेट ऑफ एयर क्यों है, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी मास होता है ना, जिसके पास कोई मास होगा तो उसके पास क्या होगी, उसकी खुद की ग्रेविटी होती है। ये सबको पता है। किसी भी मटेरियल के पास अगर मास है तो उसकी क्या होगी, खुद की ग्रेविटी होती है। और अर्थ तो इतनी बड़ी है तो इसकी ग्रेविटी कितनी होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसके आसपास जितना भी मटेरियल रहता है, जितना भी मास रहता है, वो इसको क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हमारा फ्लूइड है ना। जो एयर है वो क्या है, एक फ्लूइड है जिसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स। उसके अंदर मास है। कैसे पता चलता है, हवा एक चीज है, ऐसा कैसे पता चलता है, ऐसे ऐसे कर लग रही हाथ में, नहीं हाथ में लगती है, लगती तो है ना, पता चलता है है कि वह अपने वैक्यूम में आप करोगे तो वैक्यूम में ऐसा पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमको पता है कि आसपास मास है हमारे, हवा लग रही ये भाई है ना। तो सारी जो एयर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी हमारे पास पार्टिकल्स है, सब में क्या है, मास है। तो अर्थ ने ये सारे मास को क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है। और क्योंकि सारे जो भी अपने मटेरियल्स होते हैं उनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास पे होंगे, और मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो सबसे नीचे रहते हैं। उससे डेंसिटी कम किसकी होती है, लिक्विड की, इसलिए वो अर्थ के ऊपर रहता है लिक्विड। और उसके भी इससे भी कम किसकी होती है, एयर की, तो वो लिक्विड से भी ऊपर रहेगा। ठीक है। तो वैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के ऊपर इसलिए है ना, अर्थ के अंदर नहीं होता। अर्थ के अंदर होगा तो भी वो बाहर आने की वो कोशिश करेगा। जैसे वॉल्केनो जब फटता है, क्यों फटता है,
क्योंकि नीचे डेंसिटी जो एयर है या फिर जो मॉलिक्यूल, तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है ना, तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसको ऊपर जाना है डेंसिटी के हिसाब से, और जो डेंस मटेरियल उसको नीचे जाना है ना। इसलिए जो भी एयर पार्टिकल होंगे वो सब बाहर आने की कोशिश करेंगे, और जैसे बाहर आएंगे तो ऊपर चले आएंगे, है ना। और क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है तो वो सारे पार्टिकल्स को क्या करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। इसलिए हमारे एक एटमॉस्फेयर है जो ब्लैंकेट की तरह बिछा हुआ है पूरी अर्थ के अराउंड, ठीक है। ये सारे फिगर बना लेना, मैं तो मिटा देता हूँ। इसके बाद जब हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लेंगे ना, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ लेंगे, एटमॉस्फेयर बना कैसे है वो पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आएगा हमारा इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कि सूरज से जितनी भी गर्मी आ रही है वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इंसोलेशन। इंसोलेशन जैसे समझ में आ जाए कि इतनी गर्मी आ रही है तो उसका कुछ हिसाब होगा, है ना। इतनी गर्मी आ रही है, कुछ वापस चली आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस मतलब स्पेस में चली आ रही है, कुछ अर्थ के अंदर रह जाती है जो अर्थ को गर्म करती है ना। तो कितनी एनर्जी कहाँ जा रही है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे हीट बजट। क्या पढ़ेंगे, हीट बजट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितनी एनर्जी, कितनी इंसोलेशन कहाँ कहाँ जा रही है ना। क्योंकि हमारे पास क्या एटमॉस्फेयर में सारी तो एनर्जी अर्थ के कंज्यूम नहीं कर देता, है ना। कुछ आती है, कुछ वापस चली आती है ना। कुछ हमारे ओजोन ले लेता है, कुछ हमारा जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है वो कैप्चर कर लेती है ना। तो कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, हीट बजट। अभी सारी जो गर्मी है अर्थ के अंदर आ तो गई, है ना, कुछ चली गई, कुछ आ गई, लेकिन कुछ रह गई ना अर्थ के अंदर, तो उससे क्या हो गया, अर्थ क्या हो रही है, गर्म हो रही है ना। तो टेम्परेचर पढ़ेंगे हम कि कैसे गर्म हो रही है, वेरिएशन टेम्परेचर की कहाँ कहाँ कितनी गर्म होती है। जैसे मैंने बताया था इक्वेटर पे ज़्यादा गर्म होती है और पोल्स की तरफ क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। मतलब गर्मी तो है लेकिन वहाँ पे भी क्या है, इन कंपेरिजन तो इक्वेटर कम गर्मी है। तो टेम्परेचर कैसे करे वेरी कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी, है ना। हॉरिजॉन्टली कैसे वेरी कर रहा है और वर्टिकली कैसे वेरी करता है टेम्परेचर, वो देखेंगे। और एक बार टेम्परेचर अर्थ गर्म हो गई है तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और प्रेशर कैसा होगा, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन कैसा है, क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स हैं समझ लो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एनर्जी आ रही है ना, हीट आ रही है, और ये सारे पार्टिकल को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अगर तुमको मैं एनर्जी दूंगा तो तुम क्या करोगे, भागोगे इधर से उधर, है ना। किसी को भी एनर्जी मिलती है तो भागते हैं, है ना, डांस करते हैं फिर भागते हैं। तो जिसके पास एनर्जी होगी ज़्यादा वो क्या करेगा, इधर से उधर भागेगा, इधर से इधर भागेंगे। तो ये जो पॉकेट ऑफ एयर इतना था अब वो कितना हो गया, इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि सब दूर दूर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सबको दूर दूर जाना है अभी, है ना। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। तो अब जब एनर्जी मिलेगी तो दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जैसे फ्रिज के अंदर देखते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, कम रहता है। तो हवा कहाँ जाती है, नीचे बैठती है ना। एसी चालू करो तो एसी ऊपर क्यों लगा हुआ है, हवा नीचे आएगी ठंडी ठंडी, है ना। तो जब भी टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हवा नीचे आएगी। तो अगर मैं किसी चीज़ को इस तरह धक्का मारूंगा, नीचे आएगी, सारी हवा इकट्ठा होगी, इधर ठंडी होगी, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है मेरे हाथ पे प्रेशर, है ना। तो जब ठंडी आती है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर वेरी कैसे करता है ना, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली। समझे, जब प्रेशर समझ में आ जाएगा, टेम्परेचर समझ में आ जाए, तो प्रेशर और टेम्परेचर, जब हाई प्रेशर होगा लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, हमको एक मूवमेंट दिखेगा, कहाँ से कहाँ तक, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या फिर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर हमको क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिला। क्योंकि ये अगर हाई प्रेशर की विंड है तो कहाँ आ रही होगी, नीचे आ रही होगी। लो प्रेशर की विंड कहाँ जा रही होगी, तो यहाँ खाली जगह बन रही है, नीचे आ रही तो ये इधर आएगी और ये इधर जाएगी, तो हमको मूवमेंट दिखेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जब प्रेशर डिफरेंस आएगा कि जहाँ पे हाई प्रेशर जहाँ पे लो प्रेशर, तो जो एटमॉस्फेयर है मूव करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, है ना। हाँ, वो साइक्लोन भी आएगा लेकिन पहले विंड आएगी। विंड समझ में आ गई, है ना। हवा इधर से इधर जा रही है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो अपने साथ कुछ लेके भी जाएगी, क्या लेके जाएगी, ह्यूमिडिटी लेके जाएगी, पानी लेके जाएगी, मॉइस्चर लेके जाएगी, है ना।
तो हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी, कि अगर ओशंस के ऊपर से हवा जा रही है तो अपने साथ क्या लेते हुए जाएगी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेके जाएगी, और इससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन मतलब या तो बारिश होगी, स्नोफॉल होगी, जो ह्यूमिडिटी लेके गई है कहीं ना कहीं बरस जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये पूरा माहौल हमने समझ लिया कि टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, विंड क्या होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ये सारा पढ़ने के बाद हमको जो साइक्लोन टॉपिक है वो लास्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सारे टॉपिक पता होंगे तभी साइक्लोन से समझ में आएगा, नहीं तो साइक्लोन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बताया था कि जो जियोग्राफी वो एक सीरीज में चलता है ना, कि ये सारे टॉपिक सीरीज बाय सीरीज समझाएंगे। इसमें से एक भी आप मिस किया तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, साइक्लोन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट और वेदर, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्लाइमेटोलॉजी का। ठीक है, कैसे आगे क्या लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट और वेदर कि डिफरेंट एरिया में कैसा क्लाइमेट रहता है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, और वेदर जो हर एक 2-2 घंटे में चेंज हो जाता है ना, कभी बारिश आता है, कभी धूप आ जाती है, कभी ठंडी आ जाती है, तो वो वेदर कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या है, कॉन्सेप्ट्स है ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सारे क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर तो अप्लाई करेंगे अभी, लेकिन जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इंडिया के ऊपर अप्लाई करेंगे, है ना, कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है इंडिया में, प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, विंड कौन सी चलती है इंडिया में, ह्यूमिडिटी कहाँ पे है, बारिश कहाँ कैसी होती है ना, इंडिया का क्लाइमेट और इंडिया का वेदर कैसा है, इंडिया में साइक्लोन आते हैं तो कौन से साइक्लोन आते हैं, वो सब इंडिया के जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये लिख लो सिलेबस अपना क्लाइमेटोलॉजी का, लिख लिया। मिटा दो, समझ गई, मिटा देता हूँ। अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी का, जो होगा हमारा एटमॉस्फेयर। अब जो ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर है वो अपना जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है बेसिकली, वो वाला टॉपिक, क्योंकि हमको पहले अर्थ बनानी पड़ेगी, उसके बाद एटमॉस्फेयर बनेगा। ठीक है, पानी का ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हमारा एटमॉस्फेयर पहले बना कैसे, तो उसके पहले अभी को बनाना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब अर्थ बन रही है ना, कि हमारा यूनिवर्स जब बन रहा था तो क्या था कि बहुत सारे बिग बैंग हुआ था, वो सबको पता है ना, हाइपोथेसिस है, लेकिन बिग बैंग हुआ था ऐसा मान लेंगे, तो बहुत सारे पार्टिकल क्या आ गए पूरे यूनिवर्स में फैल गए ऐसे, है ना। वैसे हमारा एक सोलर सिस्टम जो हमारा मिल्की वे, उसमें एक छोटा सा ऐसा क्लाउड था, है ना, पार्टिकल था, जिसके अंदर मेनली क्या था, हाइड्रोजन था, हीलियम था और डस्ट, तीन चीजें थी यूनिवर्स के पहले, हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़े से डस्ट पार्टिकल ऐसे घूम रहे थे। जैसे जैसे घूम रहे होंगे एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, इससे क्या हो रहा है, टकरा के इकट्ठा हो रहे होंगे, है ना। तो वैसे क्या होगा कि सेंटर में एक मास इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे मास इकट्ठा होगा तो ग्रेविटी उसकी ज़्यादा इंक्रीज होगी, है ना। जिससे क्या होगा कि जैसे मास इकट्ठा हो गया बीच में, तो उसके पास क्या आ गया, अपनी खुद की ग्रेविटी आ गई। तो जो भी आसपास के पार्टिकल्स है वो क्या करने लगे, उसके अराउंड रिवॉल्व करने लगे। तो ये जो पूरा पार्टिकल है वो क्या करने लगा, रिवॉल्व करने लगा। जो भी क्लाउड है ना, डस्ट और हीलियम हाइड्रोजन का जो क्लाउड है, जिसको हम नेबुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नेबुला का क्लाउड। ठीक है, तो नेबुला का जो क्लाउड है वो घूमने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आसपास के पार्टिकल भी घूमने लगे। तो आसपास के पार्टिकल जब घूमने लगे तो वो वापस एक दूसरे से टकराने शुरू हो जाएंगे फास्टली। तो क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे फिर ये सारे प्लैनेट्स भी एक दूसरे से
क्या और ज्यादा ये प्रोटो प्लेनेट बनेंगे तो है ना। ये क्या, ये सब अभी क्या है, प्रोटो है। मतलब अभी प्लेनेट बने नहीं, अभी छोटे छोटे प्लेनेट्स हैं, ठीक है, या फिर बोलते पत्थर ही है अभी तो धीरे धीरे जब ये पत्थर बड़े बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे, प्लेनेट बनाएंगे। तो जब प्लेनेट बनेगा शुरुआत में तो क्या होगा, पहले प्रोटो प्लेनेट होगा, जो एक पूरा क्या होगा, आग का गोला होगा, है ना, क्या होगा, वो बॉल ऑफ फायर होगा, मतलब पूरा गरम गरम होगा। जिसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारे साल बीतने के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर जब पास ऑन हो जाएगी तो क्या होगा, ये ठंडा होगा। क्या होगा, प्लेनेट ठंडा होगा। जिससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ ठंडी होती है ना, जैसे दूध है, गर्म होता है, ठंडा होता है, तो क्या ऊपर क्या जमता है, मलाई जमती है। तो वैसे इसकी मलाई जमेगी, अंदर से तो गर्म ही होगा, अंदर से क्या है, लेकिन ऊपर क्या जम गई है, मतलब ऊपर सॉलिड हो गया है। ऊपर से ऐसे देखने से लगेगा नहीं कि अंदर गर्म होगा, लेकिन ऊपर से क्या है, ठंडा हो गया, अंदर क्या है, अभी गर्म है ना। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा तो इसमें क्या होगी, क्रैक्स डेवलप होंगी। क्या डेवलप होंगी, क्रैक्स। प्लस जो भी दूसरे मीटियोर्स हैं वो भी आके टकराएंगे तो वो भी क्या करेंगे, क्रैक्स डेवलप करेंगे। जैसे ही क्रैक डेवलप होगी तो अंदर की जो भी मटेरियल, तो वहाँ पे अंदर गैस बन रही होगी इतने सालों में, है ना, तो वो बाहर आने की कोशिश करेगी। तो अंदर गैस कौन सी है, अभी तो मैंने बताया हाइड्रोजन और हीलियम है, वो बाहर आना शुरू करेगी। तो धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर हमारा बनना शुरू हो गया था, जिसको हम प्रोटो एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना, जिसको प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। जो बेसिकली हमारा किससे बना हुआ था, हाइड्रोजन है हीलियम से बना हुआ था, ठीक है। ये समझ में आएगा कि शुरुआत का जो एटमॉस्फेयर था वो हमारा बेसिकली दो कंपोनेंट से बना हुआ था, हाइड्रोजन है हीलियम। फिर आसपास कैसा माना जाता है कि जो भी ये एस्ट्रॉइड थे वो अपने साथ क्या लेके आए थे, बर्फ से बने हुए थे, वो सारे कॉमेट्स थे और ये सब था, वो किससे, आइस से बने हुए थे। तो अपने साथ क्या लेके आए थे, पानी लेके आए थे। तो जब बहुत सारे एटमॉस्फेयर मतलब ऐसे गिरने शुरू हो गए और ये हाइड्रोजन और हीलियम जब एटमॉस्फेयर बना तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन शुरू हो गया था। इससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो गए थे। इससे क्या होगा, बारिश आना शुरू हो गई और जो पूरी अर्थ है वो किससे कवर हो गई, हमारी पानी से कवर हो गई पूरी अर्थ, ठीक है। पूरी अर्थ अभी किससे कवर हो गई है, पानी से कवर हो गई है ना, वाटर से, पूरा ओशन हो गया था। जिसकी वजह से क्या हो गया था कि जो यहाँ से हाइड्रोजन हीलियम की अभी पूरा एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर एक पानी की लेयर आ गई थी। और शुरुआत में क्या हुआ था, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो लाइफ डेवलप हुई थी वो पानी में डेवलप हुई थी। और वो जो डेवलप हुई थी उसको जीने के लिए ना ही ऑक्सीजन चाहिए था ना ही कुछ और चाहिए था, उसको यूवी चाहिए था। क्या चाहिए था, यूवी रेडिएशन, है ना, यूवी रेडिएशन। और जो अंदर से गर्मी आ रही है ना, अर्थ के अंदर जो गर्मी है, वो दोनों से वो सर्वाइव कर रहा था। तो धीरे धीरे वो लाइफ फॉर्म से फिर डेवलप हुआ है ना, तो डेवलप होते होते फिर हमारे जो प्लांट स्पीसीज हैं पहले के प्राइमोर्डियल प्लांट स्पीसीज वो बनना शुरू हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन उन्होंने एक्सकर्ट करना शुरू किया ओशन के अंदर। पहले पानी के अंदर ऑक्सीजन पूरा भर गया, है ना। जब पानी के अंदर पूरा ऑक्सीजन भर गया तो अभी ऑक्सीजन क्या हो गया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर फुल हो गया है, मतलब वहाँ पे उसकी क्या आ गई, एक लिमिट आ गई है। अभी वो ऑक्सीजन अगर लिमिट आ गई तो अभी कहाँ जाएगा सारा ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम के अंदर ऑक्सीजन भी जुड़ना शुरू हो गया है, ठीक है। इसलिए फिर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो कैसी हल्की गैस है ऑक्सीजन के हिसाब से, है ना। तो जब ऑक्सीजन भरना शुरू हो गया तो जो हाइड्रोजन हीलियम है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या है, डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है ना। जो डेंस होगा वो नीचे रहेगा और जो हल्का है वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो हाइड्रोजन हीलियम क्या शुरू हो गई, स्पेस में जाना शुरू हो गई और फिर स्पेस में गुम हो गई थी। और ऑक्सीजन की क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन है वो इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो बेसिकली फिर आगे जाके क्या होगा कि बाकी सारी जो लाइफ फॉर्म है वो डेवलप होंगे ना। अभी जमीन, लैंड आएगा, लैंड के ऊपर जो भी एनिमल्स हैं वो जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारी जो लाइफ है, ह्यूमंस की लाइफ या फिर जो भी लाइफ पॉसिबल है अर्थ के अंदर, उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। खाना में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। हमारा डीएनए किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से नहीं बना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है,
राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ तो ऐसे कुछ होता है। डी हाँ तो इसमें जो बीच की डंडियां है वो किससे बनी हुई है? हाँ? वो सब क्या है? तो नाइट्रोजन के वो है ना, ये अपना फास्फोरस की ये डंडी होती है, ये फास्फोरस का होता है और ये बीच में नाइट्रोजन के वो बॉन्ड होते हैं, है ना। तो जो हमारा बेसिक जो डीएनए बना हुआ है सारे एनिमल्स का, उसके अंदर क्या चाहिए होता है? हमारा नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो कोई भी नया सेल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमको मिलता कहाँ से? क्या खाने से? सर बिग बैंग थ्योरी किसने दी? हाँ? बिग बैंग हबल क्या नाम था, मैं भूल गया। हाँ? गैलीलियो हबल ने क्या किया? उन्होंने एक नोटिस किया ना उसको टेलीस्कोप से। उसने तो एक्सपांडिंग यूनिवर्स की थियरी दी। देख लेना, चार्ल्स बॉयल है शायद, चार्ल्स बॉयल ऐसा कुछ है। केयरफुल लिमिट क्या है? गूगल कर लेना, साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछते। इसको पहले 2 घंटे मेडिटेशन करना। ठीक है। जोड़ी क्या? नाम याद ही रहता मेरे ऐसा कुछ था? को, तो याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ। अभी थोड़ा सा मैंने ऊपर से ही समझाया, बाकी का बाद में समझ लें। क्या पेपर? नहीं पेपर कौन सा? कल कैसी मस्ती कर रही है? नॉटी बॉय हाँ ये भी कर चला चल चल मेरी वजह से तो मेरा नाम तो दिख रहा है सबको? तो सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। दिस enveloping mixture of gases contain many solid and liquid particles. तो कौन से solid और liquid particle? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉलिड पार्टिकल कौन सा है? स्टार्स वगैरह, डस्ट हो गई है ना। तो काफी सारी चीजें सॉलिड में रहती है। लिक्विड पार्टिकल जैसे वाटर है ना, मॉइस्चर है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? एरोजल बोलते हैं। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जो ह्यूमंस के लिए जरूरी होती है ना, एनिमल्स के लिए। और दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के लिए भी जरूर रहता है। द एवरेज एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ टेम्परेचर सस्टेनेबल बाय अलाउइंग इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड ट्रैपिंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड दस एक्ट लाइक अ ग्रीन हाउस। तो इसमें क्या होता है? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और काफी सारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस है, वो क्या करती है? तो जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है, तो सूरज से कौन सा रेडिएशन आता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है, ठीक है। और वो अर्थ के अंदर आता है, फिर अर्थ उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और वो अपना खुद का रेडिएशन एमिट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। सन से जो आ रहा है वो क्या है? शॉर्ट वेव रेडिएशन है। और जो अर्थ एमिट करती है वो कौन सा है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। और ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, तो ये वाला जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो हमारी जो गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, है ना, CFC हो गई, फिर कौन सी होती है अपना ये मीथेन हो गई। काफ़ी सारी हमारी अपनी ग्रीन हाउस गैसेस है, वो क्या करती है? इसको कैप्चर करती है, जिससे हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है ना। तो जो सस्टेनेबल होता है लाइफ के लिए, है ना, क्योंकि हम इंसान है, इंसान को भी एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए जीने के लिए। तो उससे कम या ज़्यादा होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। आपको बुखार आ जाता है अगर ठंड ज़्यादा हो गई, या फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर गया या फिर इंक्रीज हो गया, तो अपनी बॉडी रीक करती है ना, नहीं करती? कि अगर आपको
करती है, आपको बीमार हो जाते हो, है ना। तो इंसान को जीने के लिए, अभी सारे एनिमल्स को जीने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि बात करें कि अभी माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या कि हमारे जो पोल्स है वो पिघल रहे है ना, पिघल रहे है ना, जिसकी वजह से जो आइस है वो क्या कर रही है, मेल्ट हो रही है। और आइस कैसी है, उसके अंदर सॉल्ट है नहीं है, वो कैसा है, प्योर है, मतलब वो उसके अंदर सॉल्ट नहीं है। और ओशन कैसा है, सॉल्टी है। तो ये सारा प्योर वाटर जो है वो कहाँ जा रहा है, ओशन में। तो ओशन की सॉल्टीनेस क्या हो रही है, तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स रह रहे होंगे उनको तो सर्टेन लेवल ऑफ सैलिनिटी चाहिए होती है जीने के लिए, फिशिस को, है ना। तो अगर ये जब जाएगा तो वहाँ की जो फिशिस लाइफ है ना, जो भी उधर की बायोलॉजिकल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी वजह से। तो फिशिस की जो कुछ प्रजाति है वो मर जाएगी। अगर ये धीरे धीरे हो रहा है तो क्या होगा कि वो एडेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये धीरे धीरे तो हो नहीं रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से सारी आइस पिघल रही है, तो काफ़ी सारी लाइफ को वो डिस्टर्ब करेगा। वैसे ही इंसानों के लिए और डिफरेंट लाइफ फॉर्म के लिए कुछ सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ सर्टेन उसको चाहिए होता है ना जीने के लिए। तो वैसा ही हमारा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है हमको। जैसे ऑक्सीजन हो गया 21% हो गया, 78% क्या है हमारा, नाइट्रोजन है ना। और बाकी जो बचा हुआ हमारा सारी दूसरी डिफरेंट गैसेस, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारी कहाँ के 1% के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कि हमको नाइट्रोजन मिलता कहाँ से। ऑक्सीजन तो हमको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, नाइट्रोजन कैसे मिलता है, सॉइल से। सॉइल से कैसे, मिट्टी खाते हैं होता है तब नाइट्रोजन रिलीज होता है। क्या, डिकम्पोजिशन होता है तब कोई किसी भी चीज हमको कैसे मिलता है लेकिन, हाँ क्या खाते प्लांट से, हाँ प्लांट हम खाते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। प्लांट से सब कुछ फ्रूट से मिल जाता है फूड नाइट्रोजन, से होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं फूड में होता है। नाइट्रोजन हमको प्रोटीन से मिलता है। तो हाँ? तो फूड में ही होगा ना सर। तो सारे फूड में प्रोटीन नहीं होता ना, बटाखे में अंदर प्रोटीन होता हम है, जहाँ से हम खाते हैं उसमें से ही मिलते हैं हाँ। अलग प्रोटीन कहाँ से मिलता है तुमको खाने में, फ्रूट में प्रोटीन होता है, हाँ होता है। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट की बात कर रहा है, फ्रूट में नहीं कुछ हो गया ड्राई ड्राई फ्रूट फ्रूट ज्यादा में होता कहा है, सब सारे ड्राई फ्रूट में मिलता है प्रोटीन। कुछ ओके, तो जो हमको नाइट्रोजन मिलता है वो हमको प्रोटीन में से मिलता है। और प्रोटीन हमारे बेसिकली प्लांट में से मिल सकते हैं या फिर एनिमल्स को खाने से मिल सकते हैं, इसलिए प्रोटीन खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो इंक्रीज किया करो, क्योंकि अगर प्रोटीन आप खाना बंद कर दोगे तो आप मर जाओगे। प्रोटीन बोलो, ठीक है, तो प्रोटीन आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बाकी सब नहीं खाओगे तो भी आप जिंदा तो रह पाओगे, लेकिन अगर आपने प्रोटीन खाना बंद कर दिया तो आप मर जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके नए सेल्स नहीं डेवलप होंगे उसकी वजह से प्रोटीन खाने से। इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द यूवी रेस। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या काम करता है, यूवी रेस को रोकता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो लाइफ फॉर्म है, जो अभी की लाइफ फॉर्म है, जिसने सीख लिया कि हमको यूवी रेस नहीं चाहिए, है ना। हम सब ने सीखा हुआ है कि हमको यूवी रेस से दिक्कत होती है, इसलिए वो क्या है कि वो एटमॉस्फेयर हमारा रोक के रखता है। तो ऐसा हो सकता था कि अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन ना होता तो यूवी रेस आती होती, तब लाइफ डेवलप हो सकती थी ऐसी कि जो यूवी रेस हो सकती थी, हो सकती थी, है ना। तो जो भी साइंटिस्ट जब दूसरी लाइफ फॉर्म ढूंढते हैं बाकी सारे प्लैनेट्स पे, तो वो ये चेक करते हैं कि वहाँ की जो लाइफ फॉर्म है वो शायद से ऑक्सीजन उनको ना चाहिए होता है, नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता, उनको कुछ और चाहिए होगा। तो जब भी कोई लाइफ फॉर्म मिलेगी तो सबसे पहले ये रिसर्च होगी कि वो लाइफ फॉर्म है कैसी पहले से, है ना, कि उनको क्या क्या चाहिए, या तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कौन सी बेस पे उनकी लाइफ फॉर्म है। जैसे हमारी लाइफ फॉर्म किसके ऊपर बेस्ड है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन बेस्ड है हमारी। तो बाकी सारे प्लैनेट्स पे अगर लाइफ मिलेगी तो वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, वो हम ढूंढते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑब्जेक्ट लाइक मीटियोर which get burnt up while passing through the atmosphere। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, सारे पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे ऐसे लगते हैं ना, तो वैसे ही अगर वो ऐसे ऊपर से आ रहा है बहुत ही स्पीड से, उसको तो दीवार की तरह लगेंगे, है ना, काफ़ी स्पीड से आ रहा है, तो वो जैसे ही आता है तो उसको फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो फिर वो जल जाता है और फिर नहीं पहुँचता, कुछ ही पहुँच पाते बड़े होते अब, है ना। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 400 किलोमीटर।
ये डिफरेंट होता है, 400 किलोमीटर ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, वो 1000 किलोमीटर तक हमारा वेरी करता रहता है एटमॉस्फेयर, है ना। तो एटमॉस्फेयर की कोई लिमिट नहीं है वैसे कि वो कितने किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, वो कम या ज़्यादा होता रहता है जगह के हिसाब से, ठीक है। तो उसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है, तो आप उसको ध्यान 400 किलोमीटर ध्यान ना दो, तो वेरी करता रहेगा। The air is an integral part of Earth mass and 99% of total mass of atmosphere confined within 32 km of the Earth surface। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर तो हमारा है ऊपर तक, लेकिन जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल है वो 99% तक कहाँ तक ही है, 32 किलोमीटर तक के सारे पार्टिकल आ जाते हैं। उसके ऊपर क्या है कि 1% जो पार्टिकल बचे, वो पार्टिकल कौन से होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। तो 32 किलोमीटर तक ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ये सब मिलेगा, क्योंकि वो सारे कैसे डेंस पार्टिकल जो नीचे होंगे। उसके ऊपर जो 1% पार्टिकल्स बचे हैं वो कौन से होंगे, या तो आपके हाइड्रोजन होंगे, या तो हीलियम होंगे, या तो हमारे आयंस होंगे, है ना। जो आयंस बिछड़ गए हैं तो आयंस के फॉर्म में होंगे, वो मिलेंगे आपको 32 किलोमीटर के ऊपर। तो ये बात लिखी गई। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। तो जो बात मैंने कही कि जितने भी पार्टिकल जो डेंस होंगे वो नीचे रहेंगे, है ना, मतलब सी लेवल के पास ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो डेंसिटी ऑफ जो पार्टिकल्स है वो डिक्रीज होगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डिक्रीज होंगे जैसे जैसे ऊपर जाओगे, है ना। इसलिए बोलते हैं कि हवा पतली होती है जैसे ऊपर जाते हैं, बोलते हैं ना कि पहाड़ों में आता है तो हवा पतली होती है। पतली कैसे हो रही है कि वहाँ पार्टिकल्स कम है ना, ऑक्सीजन कम है, क्योंकि ऑक्सीजन सारा नीचे है। आपकी सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो सारा नीचे होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए आपको सांस लेने में दिक्कत आती है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ठीक है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड। तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो ठंड में क्या होता है, ठंडा होता है, इसलिए आप हिल स्टेशन पे जाते हैं ना घूमने के समर में, हाँ। गर्मियों में आप कहाँ जाते हो, पहाड़ों में जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ माहौल ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है वो कल पढ़ेंगे। बादल के तो सर डिस्कशन करो, करना है? ऐसे करो, ऐसे क्या हुआ, ऐसे ऐसे तो